हेलो स्टूडेंट। अपना टॉपिक है, चल रहा है अभी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। पिछली बार हमने केमिकल शिफ्ट के बारे में पढ़ा था और केमिकल शिफ्ट को कौन से कारक प्रभावित करते हैं उसके बारे में पढ़ा था। एक हमने लास्ट में टेबल भी बनाई थी जिसमें हमने कुछ यौगिक लिए थे, उनका सूत्र बताया, फिर उसका अवशोषण क्षेत्र बताया। जैसे एसिड का 10.5 to 12.0 डेल्टा था, फिनॉल का जो प्रोटॉन है 4 से 7 है। इसी तरह से एल्कोहल का जो है प्रोटॉन है वो 0.5 to 5 है, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसमें, कंसनट्रेशन ऑफ और सॉल्वेंट पर ये निर्भर करता है। एमीन का वही सेम 0.5 to 5.0, एमाइड का 5 से 8 और इनॉल का मोर देन 15। ये कुछ एक हमने पहले ब्रीफ में जानकारी ली थी कि ये केमिकल शिफ्ट है उसको कौन से कारक प्रभावित करते हैं, किस वजह से डेल्टा के मान प्रभावित हुए हैं। अब इसी में हमारा अगला पार्ट है कि किस तरह से एनएमआर स्पेक्ट्रा की इंटरप्रिटेशन किया जाता है, यानी उसकी व्याख्या कैसे की जाती है। तो एनएमआर स्पेक्ट्रम एक चार्ट पेपर पर अभिलेखित होता है, यानी रिकॉर्ड होता है, जिसमें नीचे दाएं से बाएं और बढ़ते हुए क्रम में रासायनिक स्थिति दर्शाने वाला डेल्टा पैमाना होता है। TMS यानी टेट्रामेथिल साइलेन का डेल्टा का मान 0 में होता है। किसी कार्बनिक अणु में भिन्न इलेक्ट्रॉनिक वातावरण में स्थित प्रोटॉन अनुपयुक्त चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर अलग अलग डेल्टा के मान पर कई NMR संकेत देते हैं। इन संकेतों की सापेक्ष स्थितियों से आणविक संरचना के बारे में ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। किसी भी NMR स्पेक्ट्रम का अध्ययन निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर किया जा सकता है। नंबर 1, संकेतों की संख्या। दूसरा है संकेतों की स्थिति, या जिसको अपन कहते हैं रासायनिक स्थिति या विस्थापन या केमिकल शिफ्ट। फिर तीसरा है संकेतों की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल्स। फिर चौथा है इसमें संकेतों का विपाटन या चक्रण विपाटन, जिसको अपन स्पिन स्प्लिटिंग भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि संकेतों की संख्या क्या है और क्या होता है। नंबर ऑफ सिग्नल्स। किसी भी कार्बनिक अणु में समान रासायनिक वातावरण में उपस्थित प्रोटॉन अनुप्रयुक्त क्षेत्र की एक प्रबलता पर अर्थात समान डेल्टा के मान पर अवशोषित करते हैं। यदि प्रोटॉन विभिन्न रासायनिक वातावरण में उपस्थित हो तो ये भिन्न भिन्न प्रबलताओं को अवशोषित करेंगे। समान वातावरण में उपस्थित प्रोटॉन के समूह को समतुल्य प्रोटॉन कहते हैं। अतः एनएमआर स्पेक्ट्रम में संकेतों की संख्या द्वारा यह पता चलता है कि दिए हुए कार्बनिक अणु में समतुल्य प्रोटॉन या इक्विवेलेंट प्रोटॉन के कितने समूह उपस्थित हैं या अणु में कितने प्रकार के प्रोटॉन उपस्थित हैं। अणु प्रोटॉन की समतुल्यता को उन्हें एक एक करके किसी अन्य परमाणु या समूह द्वारा विस्थापित करके ज्ञात किया जा सकता है। यदि प्रत्येक विस्थापन से समान उत्पाद प्राप्त हो तो विस्थापित होने वाले प्रोटॉन को समतुल्य प्रोटॉन कहा जाएगा। उदाहरणतः CH3CH2Br में 3 मेथिल व 2 मेथिलीन प्रोटॉन उपस्थित हैं। मेथिल समूह के तीनों प्रोटॉन तुल्य हैं, क्योंकि Z द्वारा इन्हें एक एक विस्थापित करके प्रत्येक बार ZnCH2CH2Br उत्पाद प्राप्त होता है। इसी प्रकार मेथिलीन समूह के प्रोटॉन तुल्य हैं, क्योंकि इनके Z द्वारा विस्थापन से प्रत्येक बार CH3CH उत्पादन प्राप्त होता है। लेकिन मेथिल और मेथिलीन प्रोटॉन से एक दूसरे से भिन्न है, क्योंकि ZnCH2CH2Br एवं CH3CH2Br भिन्न उत्पाद है। इसलिए CH3CH2Br 2 NMR संकेत देता है, जो क्रमशः मेथिल और मेथिलीन समूह के प्रोटॉनों के होते हैं। समतुल्य प्रोटॉन रासायनिक या चुंबकीय दृष्टि से भी तुल्य होते हैं तथा ऐसे NMR स्पेक्ट्रम केवल एक ही संकेत देते हैं। इसी प्रकार अन्य यौगिकों में भी तुल्य प्रोटॉनों की संख्या समूह को ज्ञात किया जा सकता है। कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। जैसे हम सबसे पहले लें एथिल एल्कोहल, 3 प्रकार के प्रोटॉन जिसमें हमने लिखा हुआ A, B, C उपस्थित है, अतः 3 NMR संकेत प्राप्त होंगे। इसी तरह से हम ले रहे हैं आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, 2 प्रकार के प्रोटॉन A व B उपस्थित है, 2 NMR संकेत प्राप्त होंगे। इसी तरह से प्रोपिल ब्रोमाइड या ब्रोमोप्रोपेन जिसको अपन कहते हैं, 3 प्रकार के प्रोटॉन A, B, C उपस्थित है, 3 NMR संकेत प्राप्त होंगे। वे प्रोटॉन जो त्रिविम रासायनिक रूप से तुल्य स्टीरियो केमिकली इक्विवेलेंट नहीं है वे भिन्न भिन्न NMR संकेत देते हैं। उदाहरण थे कुछ एग्जाम्पल हम ले रहे, कुछ निम्नलिखित हैं। आइसोब्यूटिलीन 2 सिग्नल मिल रहे हैं, आप इस डायग्राम समझ रहे होंगे।
कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, एक दोनों तरफ CH3 है, दोनों तरफ H है, यानी क्या स्टीरियो केमिकली इक्विवेलेंट नहीं है। इसी तरह से 2 ब्रोमो प्रोपीन 3 सिग्नल दे रहा है, ये भी आप देख सकते हैं। इसी तरह से वाइनिल क्लोराइड में हमें कितने मिले, 3। इस डायग्राम को देख के समझ रहे होंगे, क्योंकि स्टीरियोकेमिकल इक्विवेलेंट नहीं है, यानी स्टीरियोकेमिकल 3 तरह के समायोजित है, स्वरूपण, ज्यामिति और प्रकाशीय समायोजन। अगर उनका 3 डायमेंशन में स्पेस में अरेंजमेंट अलग अलग होगा तो इनके द्वारा अवशोषित किए जाने वाले जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका मान भी भिन्न भिन्न होगा। आइसोब्यूटिलीन में 2 प्रकार के प्रोटॉन A व B अतः 2 NMR संकेत प्राप्त होते हैं, जबकि 2 ब्रोमोप्रोपीन एवं वाइनिल क्लोराइड में 3 तरह के प्रोटॉन ABC होने के कारण इन्हें 3 संकेत आते हैं। इसी तरह हम बेंजीन देखें तो 6 समतुल्य 6 इक्विवेलेंट प्रोटॉन है तो 1 सिग्नल प्राप्त होगा। पैराजाइलिन में 2 होंगे, 4 एक जैसे और 2 एक जैसे। इसी तरह से पैराक्लोरोटोलिन में 3 प्रकार के होंगे, A, B और C, ये आपको इस डायग्राम से दिख ही रहा है। इसी प्रकार एथिल बेंजीन में 1, 2, 3 प्रकार के हैं। मैथिल साइक्लोप्रोपेन में 4 प्रकार के ABCD, वही स्टीरियोकेमिकल इक्विवेलेंट नहीं होने की वजह से एक एक्सियल है, इक्वेटोरियल है और वो किसके सापेक्ष है, ABCD 4 प्रकार के प्रोटॉन है। और एथिलीन ब्रोमाइड में 1 NMR। 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन में हमें 3 NMR संकेत की आवश्यकता है। C1 C2 के संबंध सापेक्ष घूर्णन से C1 कार्बन से जुड़े दोनों हाइड्रोजन परमाणु समान वातावरण में नहीं रहते, अतः कुल 4 प्रकार के NMR संकेत प्राप्त होते हैं। तो ये इतने सारे जो एग्जाम्पल के लास्ट के 7-8 एग्जाम्पल है वो सारे स्टीरियोकेमिकली इक्विवेलेंट नहीं होने की वजह से। स्टीरियोकेमिस्ट्री का मतलब स्टीरियो आइसोमर्स आपने पढ़ाई है, जो कॉन्फॉर्मर्स, एनेंशियोमर्स और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। 3 डायमेंशन स्पेस में इनकी स्ट्रक्चर अलग अलग होती है। जब स्ट्रक्चर अलग अलग होगी तो उनके द्वारा जो सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स है उनके द्वारा उत्पन्न होने वाला जो शील्डिंग और डिशील्डिंग इफेक्ट भी अलग होगा। और ये हमें एग्जाम्पल से भी इनसे उन प्रोटॉन के नंबर और प्रोटॉन के सिग्नल से भी पता लग रहा है कि ये नंबर ऑफ सिग्नल्स अलग देते हैं जितना कि हम एक्सपेक्ट करते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा संकेतों की स्थिति, जो इसको अपन ने केमिकल शिफ्ट इसको अपन ने पहले डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो इसलिए आपको मालूम ही है सब कुछ क्या है। तीसरा है संकेतों की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल। किसी NMR संकेत की तीव्रता को उस शिखर के क्षेत्रफल के रूप में नापा जाता है। और लास्ट वन है संकेतों का विपाटन या चक्रण चक्रण विपाटन या चक्रण युग्मन, स्पिन स्पिन कपलिंग, स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग और स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स। कम विभेदन क्षमता वाले NMR उपकरणों से NMR क्षमता स्पेक्ट्रम में चौड़े संकेत प्राप्त होते हैं, लेकिन उच्च विभेदन क्षमता वाले उपकरणों से प्राप्त स्पेक्ट्रम में किन्हीं समतुल्य प्रोटॉन द्वारा दिया जाने वाले संकेत अनेक उपघटक संकेतों में विभक्त हो जाते हैं, अर्थात बहुपता मल्टीप्लिसिटी प्रदर्शित करते हैं। चौड़े संकेत और विभक्त हुए संकेतों का क्षेत्रफल समान ही होते हैं। संकेतों का विपाटन निकटवर्ती असमतुल्य प्रोटॉनों की संभावित चक्रण अभिविन्यासों की संख्या से संबंधित होता है। एक प्रोटॉन संकेत शिखर जितने उपघटक शिखरों में विभाजित होता है उनकी संख्या निकटवर्ती असमतुल्य प्रोटॉनों की संख्या से 1 अधिक है, n+1। अर्थात उसका तात्पर्य ये है कि किसी समतुल्य प्रोटॉन का संकेत उस प्रोटॉन के निकट एक असमतुल्य प्रोटॉन होने पर द्विक में या 2 असमतुल्य नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन होने पर त्रिक में तथा 3 प्रोटॉन होने पर संकेत क्वार्टेट या चतुष्क में विभाजित होता है। द्विक, त्रिक, त्रिक यानी डी, टी, क्यू आदि बहुपता कहलाती है। यह विपाटन चक्र प्रोटॉन के चक्रणों के कुल संभावित विन्यासों की अवस्थाओं को दर्शाता है। उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 1,1 डाइक्लोरोएथेन। 2 प्रकार के असमतुल्य प्रोटॉन होने से 2 NMR संकेत प्राप्त होते हैं। एक पहला वाला डेल्टा 5.60 पे, दूसरा वाला 1.95 पे। ये नीचे डायग्राम दिया हुआ ही है आपको, एक NMR स्पेक्ट्रम दिया हुआ है। इसमें आपने TMS दिख रहा है कि ये 0 पे है, इसके पास में एक डबलेट है, एक इसके पास क्वार्टेट है। ये क्वार्टेट मिला CH की वजह से, CH को मिला, और ये दिक मिला
CH3 को। अब इसको हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, क्यों ये डबलेट में हुआ, क्यों ये क्वार्टेट में हुआ। ये NMR स्पेक्ट्रा कैसा होता है, ये आपको दिख ही रहा है कि ये डेल्टा की स्केल है, PPM में नीचे दिया हुआ, TMS का हमारा 0 है। और हम एग्जाम्पल ले रहे हैं इसको समझने के लिए किसका, 1,1 डाइक्लोरो एथेन, जिसका स्ट्रक्चर भी यहाँ दिया हुआ है। और वैल्यूज़ भी आपको दिख रही है कि एक की हमने बताई कि बीटा वाले प्रोटॉन की हमने बताई कि 1.95 है, ए वाला की हमने बताई 5.60 है। इनमें मैथिल प्रोटॉन निकटवर्ती मेथाइन प्रोटॉन ए के संकेत को चतुष्क में विभाजित कर देता है। उसी प्रकार मेथाइन प्रोटॉन एक निकटवर्ती मैथिल प्रोटॉन के संकेत को दिक् में विभाजित कर देता है। अर्थात प्रोटॉन ए का संकेत चतुष्क और ब्रिक का प्रोटॉन डबलेट में विभाजित होता है। अब ये चतुष्क क्यों है, ये ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस किस तरह से पॉसिबल है। ये इसमें जैसे 4 हैं तो इसका इस तरह से इतने अरेंजमेंट, इनका इंटेंसिटी क्या है 1:3:3:1, 1:3:3:1। ये आपको दिए 3, मतलब जो पॉसिबली हाउ कैन दे ओरिएंट, तीनों एक दिशा में, तीनों अपोजिट डायरेक्शन में, फिर इन बीच में जो है 3:3 में इनकी इस तरह से पॉसिबल ओरिएंटेशन है। यानी कि इनके द्वारा जो शील्डिंग डिशील्डिंग इफेक्ट होगा उनकी वैल्यू में स्लाइटली वेरिएशन है, इस वजह से ये फर्दर स्प्लिट हो गए, कारण इनके डिफरेंट ओरिएंटेशन। डबलेट में तो आपको दिख ही रहा है, निकटवर्ती मेथाइल प्रोटॉन के कारण संभावित 2 चक्रण 1:1। इसी तरह से हम सेकंड एग्जाम्पल और लेते हैं, एथेनॉल। 3 प्रकार के असमतुल्य नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन के कारण कुल 3 NMR संकेत प्राप्त होते हैं। वही हम यहाँ पर इसके संदर्भ में बात करें, स्पिन स्पिन कपलिंग या स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग। प्रोटॉन है, इसका भी डायग्राम आपको दिया हुआ है, नीचे डायग्राम दिख ही रहा है कि ये कैसे TMS वही 0, CH3 का ट्रिपलेट, CH2 का क्वार्टेट, OH का सिंगलेट। 3 प्रकार के असमतुल्य प्रोटॉन के कारण कुल 3 NMR संकेत प्राप्त होते हैं। प्रोटॉन ए अर्थात मैथिल समूह का संकेत त्रिक में, प्रोटॉन बी अर्थात मैथिल समूह का संकेत चतुष्क में विभक्त होता है। मैथिल समूह के प्रोटॉन के चक्रण निम्न 3 प्रकार से सापेक्ष क्षेत्रफल 1:2:1 व्यवस्थित होकर मैथिल समूह के अवशोषण को त्रिक में विभक्त करते हैं। इसी प्रकार मैथिल समूह के प्रोटॉनों के चक्रण को 4 प्रकार 1:3:3:1 की व्यवस्था में किया जा सकता है। मैथिलीन अवशोषण चतुष्क में विभक्त करते हैं। ये आपको दिख ही रहा है क्यों, किस वजह से क्वार्टेट है, क्यों इनका इंटेंसिटी 1:2:1 है, 1:1 है या 1:3:3:1 है। संकेत के विपाटन के बाद प्राप्त अवघटक शिखरों का क्षेत्रफल अर्थात बहुक की सापेक्ष तीव्रता को बाइगोनल विस्तार R+N1/N के सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है, जहाँ पर N = निकटवर्ती समतुल्य प्रोटॉनों की संख्या, यानी कि आजू बाजू में जितने भी हैं ऊपर नीचे, उससे इस कार्बन जो है उससे एडजॉइनिंग जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जुड़े हुए हैं उनमें हम 1 लिख देते हैं। N का मान रख के सूत्र का विस्तार करने पर प्राप्त नियतांक सापेक्ष तीव्रता देते हैं। उदाहरणतः मैथिलीन समूह द्वारा संकेतों का विभाजन करने प्राप्त त्रिक की सापेक्ष तीव्रता R+1² = R² + 2R+1, यानी कि 1+2+1 होगी। इसी प्रकार मैथिल की तीव्रता R+1 उसके क्यूब = R3 3R+1 1:3:3:1 होगी। इसका पास्कल ट्रायंगल द्वारा निम्न प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। एक पास्कल ट्रायंगल बना रखा है, ये जैसे निकटवर्ती समतुल्य प्रोटॉन की संख्या 0 है तो 1:1 मिलेगा, इसकी इंटेंसिटी क्या होगी 1। अगर 1 है तो द्विक 1:1, 2 है तो 1:2:1, 3 है तो 1:3:1, 3:1, 4 है तो निकटवर्ती पंचक मिलेगा पेंटेट 1:4:6:4:1, 6 है तो षष्ठक है तो मल्टीप्लिसिटी क्या है, नंबर निकटवर्ती प्रोटॉनों की संख्या कितनी है 5, क्या मिला आपको हेक्सटेट 1:5:10:10:5:1। इसी तरह से निकटवर्ती समतुल्य प्रोटॉनों की संख्या 6 तो क्या मिलेगा हेप्टेट 1:6:15:20:15 और अगर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन 7 है तो क्या मिलेगा ऑक्टेट अष्टक 1:7:21:35:35:21 7:1. Just we have given the relative intensity with respect to number of equivalent proton and what their multiplicity है। हमने जस्ट डायग्राम बनाया उसको समझने के लिए, हालांकि हमारा क्वार्टेट तक ही जनरली काम हो जाता है। इस वजह से एक एग्जांपल और दे रखा है, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड के NMR स्पेक्ट्रम में 2 मेथिल समूह के 6 समतुल्य प्रोटॉन के NMR संकेत
निकटवर्ती मेथाइन प्रोटॉन द्वारा एक द्विक विपाटित होकर डेल्टा 6 पर प्राप्त होता है। इसी प्रकार मेथाइन प्रोटॉन 6 मेथिल प्रोटॉन समूह के युग्मन द्वारा सप्तक में विपाटित होकर डेल्टा 4 पर विभाजित है। ये जो हमने वही, जैसे पहले हमने सबसे पहले 1,1 डाइक्लोरोएथेन लिया का NMR स्पेक्ट्रा लिया, फिर हमने एथेनॉल का लिया। तीसरा हमारा एग्जाम्पल है इस कपलिंग स्पिन स्पिन कपलिंग को समझने के लिए आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड है, इसका एक हेप्टेट है, एक डबलेट है। हेप्टेट क्यों हुआ? क्योंकि 6 निकटवर्ती प्रोटॉन है किसके पास? मेथाइन के पास। और मेथिल का जो प्रोटॉन जो दोनों इक्विवेलेंट है उसका क्या हुआ? डबलेट। ये हमने इस एग्जाम्पल से दिख रहा है। तो ये क्या है, किसी भी NMR स्पेक्ट्रा को इंटरप्रेट करने में इन 4 चीज़ों का हम सहयोग लेते हैं। नंबर ऑफ सिग्नल्स, पोजीशन ऑफ सिग्नल्स, इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल्स एंड स्पिन स्प्लिटिंग। इन 4 चीज़ों की सहायता से हम किसी भी कंपाउंड के NMR स्पेक्ट्रा को इंटरप्रेट करते हैं। इसमें एक चीज़ और है, कपलिंग कांस्टेंट, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। किस तरह से डबलेट और ट्रिपलेट को हम डिफ्रेंशिएट करें कि ये डबलेट है या ट्रिपलेट है, दोनों मिक्स होकर पेंटेट बना रहा है। इनको हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक कपलिंग कांस्टेंट करके नाम है, युग्मनांक जिसको बोलते हैं, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।